तो आज अपन जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जैसे अभी तक जो परावर्तन था उसमें क्या था कि माध्यम एक तरफ से पॉलिश था, एक तरफ से माध्यम कैसा था, पॉलिश। ये माध्यम ऐसे, ये कांच है अपने पास, ठीक है, मान लेते हैं, तो इसके तरफ से पॉलिश है, तो प्रकाश किरण आई ऐसे, मतलब ऐसे आई प्रकाश किरण और ऐसे चली गई। क्यों? क्योंकि माध्यम है तो आर पार तो निकल नहीं सकती, ठीक है, तो आई और उसी माध्यम में चली गई। तो ये क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश रिफ्लेक्ट कर गया, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तित हो गया। तो इसमें प्रकाश जो पॉलिश थी माध्यम पे, वो एक तरफ से पॉलिश थी। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि माध्यम कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है, आर पार देखने वाला होता है माध्यम, ठीक है। पॉलिश युक्त सतह से अपवर्तन नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ परावर्तन हो सकता है। अगर हमको अपवर्तन करवाना है किसी भी सतह से या किसी भी माध्यम से, तो वो माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना, आर पार देखने वाला होना चाहिए, ठीक है। और दो माध्यम की आवश्यकता होती है। अपवर्तन में कितने माध्यम की आवश्यकता, दो माध्यम की आवश्यकता। परावर्तन में एक ही माध्यम से काम चल जाता है। समझो बात को। ये अभी हवा है ना, तो प्रकाश किरण आई, ये कांच पे टकराई और हवा में चली गई। हवा मतलब निर्वात से आई या हवा से आई और हवा में चली गई। लेकिन अपवर्तन में क्या होगा कि प्रकाश किरण हवा से आएगी या कहीं से भी आई, किसी भी माध्यम से, XYZ कोई भी माध्यम, वहां से प्रकाश किरण आई और दूसरे माध्यम में जाएगी, चाहे वो कांच है, चाहे वो पानी है, चाहे वो कोई और माध्यम XYZ, ठीक है। तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो जाएगी ही जाएगी। तो प्रकाश के अपवर्तन में जो बताया जाता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब क्या होता है, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। मतलब हमने माध्यम लिया पहला, ये माध्यम यहाँ पे जो माध्यम है, ये माध्यम पहला है और ये माध्यम दूसरा, ठीक है। नीचे हमने मान लो कांच ले लें, हमने मान लेते हैं पहला माध्यम क्या है, हवा है। क्या है, हवा, ठीक है। अभी हम नहीं ले रहे हैं, बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो प्रकाश एक ऊपर माध्यम है और एक नीचे माध्यम, ठीक है। अब प्रकाश किरण एक माध्यम से आई, आपतित हुई, ठीक है, तो अविलंब है, ठीक है, अविलंब, ठीक है। तो अब परावर्तन में तो होता था कि प्रकाश किरण नीचे पॉलिश होती थी, ये माध्यम, और पॉलिश होता था तो वापस लौट जाती, इधर वापस नहीं लौटेगी, इधर वापस नहीं लौटेगी तो क्या जाएगी, दूसरे माध्यम में जाएगी, और दूसरे माध्यम में जाएगी तो अगर ये माध्यम देखना ये ऐसे जानी चाहिए, विचलित हो जाएगी, ठीक है। तो अपने माध्यम से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, अपने पथ से थोड़ा डेविएट हो जाएगी, या तो इधर जाएगी और या इधर जाएगी, मुड़ जाएगी प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बात ये आती है कि कब ये इधर मुड़ेगी, मतलब अविलंब की ओर, इसलिए अविलंब है ना, कब अविलंब की ओर मुड़ेगी और कब अविलंब से दूर हटेगी, इस बात पे को पढ़कर जानेंगे अपन क्या होता है। तो देखो, जब प्रकाश किरण कहां से कहां जाएगी, सघन से विरल में। जब प्रकाश किरण कहां जाएगी, विरल से सघन में, विरल से सघन माध्यम में, सघन माध्यम, ठीक है। तो विरल से सघन माध्यम में जाएगी, तो मान लेते हैं ऊपर विरल माध्यम मतलब ऊपर हवा है और नीचे क्या है, सघन माध्यम है, नीचे मतलब कांच है, ठीक है, सघन माध्यम है। तो प्रकाश किरण आई, ऐसे आई, अब क्या होगी, अविलंब है, ठीक है, क्या है, अविलंब है। तो अविलंब है तो प्रकाश किरण क्या होगी, अब मुड़ेगी, अपने पथ से विचलित होगी, और प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित होगी तो जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे, पर अब ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे सीधे नहीं निकलेगी, क्योंकि नीचे माध्यम अलग है, ऊपर माध्यम अलग है, प्रकाश की चाल बदलेगी, और चाल बदलेगी तो ये क्या हो जाएगा, अविलंब की ओर झुक जाएगी। क्या हो जाएगा, अविलंब की ओर झुक जाएगी। ये कब हो रहा है, जब हवा से सघन माध्यम मतलब विरल माध्यम से, ठीक है, हवा से कहां जा रही है, कांच, ठीक है ना। जब कुछ भी हो सकता है, कांच की जगह पानी हो सकता है, कुछ और हो सकता है, ठीक है।
तो जब प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जाती है, सघन से विरल में, सॉरी विरल से सघन में, तो कहाँ से कहाँ, अभिलंब की ओर झुकती है। अच्छा जब विरल से सघन में जाएगी तो, जब सघन से विरल में जाएगी, कहाँ जाएगी, विरल में जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, मान लेते हैं ऊपर क्या है, ऊपर कांच है और नीचे क्या है, हवा है। तो अब कहां से कहां आ रही है, सघन से विरल में जा रही है। तो प्रकाश किरण आई ऐसे, तो ये क्या है, माध्यम है। ठीक है, और माध्यम है तो जानी कैसे चाहिए, ऐसे, पर अब क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो हमें यहाँ से डेफिनेशन मिलती है प्रकाश किरण की, वो सॉरी प्रकाश की अपवर्तन की, कि जब प्रकाश किरण है ना, जब क्या है अपवर्तन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात अपने पथ से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, डेविएट हो जाती है। ठीक है, अपने पथ से क्या हो जाए, मुड़ जाएगी प्रकाश किरण। जैसे ये कोई माध्यम, मतलब ऊपर क्या है, हवा है, और नीचे माध्यम क्या है, ठीक है, पानी है, ग्लास है, कुछ भी है। तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो सीधी ना निकल के वो थोड़ा मुड़ेगी। तो अगर नीचे सघन माध्यम है तो क्या होगा, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, और अगर विरल माध्यम है तो अभिलंब से दूर हटेगी। अब बात ये आती है कि सर सघन और विरल माध्यम क्या होते हैं। ठीक है ना, देखो सघन माध्यम क्या होता है बच्चों, कि सघन माध्यम है ना एकदम घना कहते हैं, मतलब घना मतलब समझ रहे हो, चीजें पास पास, वहां पे जो अणु है ना वो कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है, और विरल माध्यम होता है जहाँ पे अणु क्या होते हैं, माध्यम के दूर दूर होते हैं। अरे यार विरल मतलब समझ रहे हो ना, सघन मतलब डेंसर, डेंसर मतलब घना, एकदम डेंस है। जैसे हवा ले लो और कांच ले लो, ठीक है, कांच के अणु, कांच कैसा है, ठोस, और ठोस में अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और हवा ले लो, हवा क्या है, गैस है ना, वायु है ना, तो उसमें माध्यम के अणु कैसे होते हैं, दूर दूर। तो जिसमें माध्यम के अणु दूर दूर होते हैं वो विरल माध्यम, जिसमें माध्यम के अणु पास पास होते हैं वो सघन माध्यम। ठीक है ना, तो सघन और विरल क्लियर हो गया। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। और जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। हाँ या ना यार, ठीक है, अभिलंब से दूर हटेगी। अब बात आती है सर कितने कोण पर आपतित कराई और कितने कोण पर अपवर्तित हुई। तो जो अभिलंब तथा किसके बीच का कोण है, आपतित किरण की, तो ये कोण आई है। और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण या तो ये होगा या फिर ये होगा, कोई सा भी एक हो सकता है। जैसे इस वाले में देखें तो ये कोण क्या है, आई है, और ये कोण क्या है, आर है। ठीक है, इसमें क्या है, ये कोण क्या है, आई है, ठीक है, और ये कोण क्या है, आर। ठीक है, तो जो ये जो किरण है कौन सी है, आपतित किरण है। कौन सी किरण है, आपतित किरण है। और ये कौन सी किरण है, ये वाली, ये अपवर्तित किरण है। डिपेंड करेगा कि माध्यम कौन सा है, इधर कौन सा माध्यम है, इधर कौन सा माध्यम, इधर विरल है, इधर सघन है तो ये, और इधर सघन है, इधर विरल है तो ये। ठीक है ना, तो प्रकाश का अपवर्तन क्लियर हुआ कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अब विचलित कैसे होती है, जब वो सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। ये हमारे सामने बना हुआ, ठीक है ना। तो ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया, नोट कर लो। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित होती है। पथ से विचलित होती है
इसका मतलब है वो किधर जाएगी, मतलब कब अविलंब की ओर झुकेगी और कब अविलंब से दूर हटेगी। ये डिपेंड किस पे करता है कि वो किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है। अगर वो विरल से सघन में जा रही है तो अविलंब की ओर झुकेगी, और वो सघन से विरल में जा रही है तो अविलंब से दूर हटेगी। ठीक है ना। अरे यार देखो मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है कि जैसे कमरा है और उसमें 40 स्टूडेंट भरे हुए हैं, मतलब ये रूम सही से भरा है एकदम, है ना, जगह नहीं है उसमें निकलने के लिए। अब कोई आ रहा है और वो स्पीड में आ रहा है, ठीक है, तो स्पीड में आ रहा है, भीड़ बैठी है, तो क्या होगा, उसकी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी क्योंकि वो निकल नहीं पाएगा ना उसमें से, स्पीड कम हो गई। तो उसी प्रकार जब लाइट आएगी, है ना, जब हवा में है तो हवा में क्या है ना, जो माध्यम के अणु हैं या जो कण है वो क्या है, दूर दूर है। तो प्रकाश किरण आई सीधी चली आ रही है 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर पर सेकंड की चाल से, पर जैसे ही वो कांच में घुसी तो कांच में क्या है, कांच वो अभी कांच विरल नहीं है, कांच कैसा हो गया, सघन हो गया, उसके माध्यम के अणु उसमें कैसे हैं, पास पास है। तो जैसे ही वो जो प्रकाश अभी तेजी से आ रहा था वो उसमें जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि वो नीचे सघन है, वो निकल नहीं देंगे, विरोध करेंगे उसका, और विरोध करेंगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और वो क्या करेगा, वो ऐसे पथ पे जाने की कोशिश करेगा जहां उसको आसानी हो। तो उसकी स्पीड कम हुई तो क्या होगा, प्रकाश किरण आई और ये अविलंब है तो अविलंब की ओर जाने की कोशिश करेगा, मतलब अविलंब की ओर झुक जाएगी कौन, प्रकाश किरण। ठीक है, जब वो कहां से, हवा से कांच में जा रहा है या हवा से पानी में जा रहा है तो प्रकाश किरण मुड़ जाती है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अब कोई भीड़ से आ रहा है, कोई भीड़ में से एकदम निकला और जैसे उसको खुला मैदान मिला तो क्या करेगा, स्पीड बढ़ जाएगी ना यार उसकी। तो अब क्या कर रहा है, तब वो क्या करेगा, अविलंब से दूर जाने की कोशिश करेगा, तो अविलंब से दूर गया। तो सिंपल सी बात है, जो सघन और विरल माध्यम होते हैं वो यही होते हैं कि दूर दूर और पास पास, कौन, माध्यम के कण या अणु। ठीक है ना, जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं वो सघन होता है, जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं वो विरल होता है। ठीक है ना। अब बात आती है, ये जो आई है वो क्या है, आई कौन सा कोण है, आपतन कोण है। कौन सा कोण है, आपतन कोण। और आर है वो क्या है, अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है। आर क्या है, अपवर्तन कोण है। ठीक है, ये आपतित किरण है और ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। ये कौन सी किरण है, ये अपवर्तित किरण है। और ये क्या है बेटा, अभिलंब। इसको तो हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये तो हमें कहां से भी, इससे तो पाला पड़ चुका है अपन को, प्रकाश के परावर्तन में। ठीक है ना, तो ये प्रकाश का क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। अब बात आती है कि सर ये तो किताबी ज्ञान हो गया कि सर प्रकाश किरण आएगी और किसी माध्यम में दूसरे में जाएगी तो वो मुड़ेगी, हमको कैसे पता चलेगा, डेली लाइफ मतलब हमारी आसपास की जिंदगी में कहाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि देखो प्रकाश के अपवर्तन के कारण अगर किसी पानी भरा हुआ है और उसमें हमने लोहे की छड़ डुबोई, ठीक है ना, तो टेढ़ी दिखाई देती है ना, मुड़ी हुई दिखाई देती है। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कैसी हो जाएगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा और क्या ऐसा दिखाई देता है, जैसे गिलास भरो पानी का और उसमें नींबू डाल दो, ठीक है, तो नींबू क्या हो जाएगा, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, ऊपर दिखाई देगा। ये तो बड़ा समझ रहे हो ना, तो वो भी किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना। कोई पानी का एकदम ड्रम भरा हुआ है और उसमें सिक्का डाल दो, है ना, और उस सिक्के को देखो ऊपर से ऐसा लगेगा ये ऊपर है ना, ऊपर उठा हुआ है, पर जैसे ही हम हाथ डालेंगे ना उसमें वो वहीं नीचे तली पे पड़ा हुआ है। ठीक है, पर वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से कहाँ दिखता है, ऊपर दिखता है। ठीक है, अरे यार अपन कहीं नहर वहर में गए होंगे कभी, चंबल या किसी नदी में गए होंगे तो वहाँ पे हमने पैर लटका के बैठे जाते किनारे पे, तो हमारे ऐसे लगते हैं पैर टूट गए हैं क्योंकि वो टेढ़े दिखाई देते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना जब लाइट पड़ती है तो, प्रकाश पड़ता है तो। ठीक है, तो वहाँ पे जो चीजें मुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं वो किसकी वजह से, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ठीक है ना यार। ठीक है, तो ये जो अब बात आती है कि कब कब अपवर्तन नहीं होगा, हर केसेस में तो अपवर्तन नहीं होगा, तो अपवर्तन कब कब नहीं होगा, तो अपवर्तन कब नहीं होगा, तुम गैस कर सकते हो अपवर्तन कब नहीं होगा। अपवर्तन कब नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, अपवर्तन कब नहीं होगा कि जब दोनों तरफ एक ही माध्यम हो, मतलब इधर भी हवा है और इधर भी हवा है, ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम तो है पर दोनों तरफ एक ही मीडियम है, तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा क्योंकि प्रकाश किरण ऐसे आएगी
और सीधे निकल जाएगी, बिना विचलित हुए, बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी, तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। जब दोनों तरफ एक ही माध्यम होगा तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। और कब नहीं होगा, ठीक है, और तब नहीं होगा अगर हम पॉलिश कर देंगे ना इस पे, जो भी मतलब कांच लिया तो कांच पे हमने पॉलिश कर दी, तब भी प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। क्यों? कि तब परावर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन कब नहीं होगा? जब दोनों तरफ एक ही माध्यम होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रकाश के अपवर्तन पता चल गया कि कब कब नहीं होता, ठीक। तो अब अपन पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है। काय के नियम? अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। और अपवर्तन के नियम में जो पहला नियम है, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और जो पहला नियम है वो कहता है कि एक साइंटिस्ट थे स्नेल, है ना, उन्होंने एक लॉ दिया और उस लॉ में बोला कि जो आपतन कोण है ना उसकी ज्या, साइन आई, देखो साइन को ज्या बोलते हैं और कोसाइन को कोज्या बोलते हैं, ठीक है। साइन को क्या बोलते हैं हिंदी में? ज्या, और कोसाइन को क्या बोलते हैं? कोज्या। तो अपन यहाँ पे क्या की बात हो रही है? ज्या की। तो उसने बोला, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला, कौन साइंटिस्ट थे? स्नेल। तो उसने स्नेल का नियम अपने नाम पे एक नियम दिया, और वो क्या है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ये आपतन कोण है आई, और आर कैसा कोण है? अपवर्तन कोण है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियत रहेगा। हमेशा कैसा रहेगा? नियत रहेगा। कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जो किसके बराबर होगा? अपवर्तनांक के। किसके बराबर होगा? अपवर्तनांक के। ये जो नियम दिया किसने दिया? स्नेल ने दिया। ये किसने दिया? स्नेल ने दिया, ठीक है। तो पहला जो नियम है किसका? अपवर्तन का, वो क्या है? स्नेल का नियम। स्नेल का और नियम वो क्या कहते हैं कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियत रहता है, ठीक है। जो किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक के। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। तो जैसे प्रकाश, ये माध्यम है, ठीक है। अब माध्यम ले लेते हैं, इधर हवा है और इधर क्या है? कांच है, ठीक है। तो प्रकाश किरण ऐसे आई, ये क्या है? अविलंब। अविलंब है, और यहाँ से अविलंब की ओर उठेगी और झुकेगी कि दूर उठेगी? अविलंब की ओर झुकेगी। क्यों? क्योंकि कहां से आ रही है? विरल से सघन में। तो प्रकाश किरण कैसे हो जाएगी? अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये जो कोण है अविलंब तथा आपतित किरण के बीच में, वो कौन सा है? आई। और ये जो कोण है आपतन अविलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच में, ये क्या है? आर, ठीक है। तो वो उसने कहा कि जो साइन आई है ना, इस आपतन कोण की ज्या, क्या? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात है, वो कैसा रहेगा? हमेशा नियत रहेगा। और जो किसके बराबर होगा? अपवर्तनांक के। ये क्या है? स्नेल का नियम, और जो अपवर्तन का पहला नियम है, ठीक है। दूसरा नियम में क्या हुआ कि आपतित किरण, कौन सी किरण? ये वाली आपतित किरण, और अपवर्तित किरण, कौन सी? अपवर्तित किरण। और क्या? अविलंब। तीनों कैसे होते हैं? एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब। अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या हो गए? प्रकाश के अपवर्तन के नियम हो गए, ठीक है। कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये नियम तो देखो कॉमन है, प्रकाश के परावर्तन में भी यही था और अपवर्तन में भी यही था, लेकिन ये नियम अलग है। उधर क्या था? कोण आई बराबर कोण आर, इधर क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट या बराबर अपवर्तनांक। अभी अपवर्तनांक पढ़ेंगे क्या होता है। अब बात आती है कि तल का, एक ही तल का मतलब तो मैंने बताया है, फिर बता देता हूं। तल का मतलब होता है कि एक ही तल, मतलब कुल कैसे कितने तल होते हैं? 3। जैसे ये x है, ये y है और ये z है। ये x, ये y और z, ये एक तल है। देखो ये वाला x y तल है, ये y z तल है और ये z x तल है। समझो बात को, पहन देना, समझो। ये ना
जैसे ये है, ये प्रकाश, ये कौन सी है, ये वाली किरण, और ये है, दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए, मतलब ऐसे होने चाहिए। इसको बोलते हैं एक ही तल में होना। और अविलंब भी इसी तल में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि प्रकाश किरण तो ऐसे हैं लेकिन अविलंब कैसे हो जाए, ऐसे, ऐसे नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा कि तीनों कैसे हो, एक ही तल में हो। समझ गए ना। तो ये क्या हो गए, स्नेल के नियम के, सॉरी अपवर्तन के नियम हो गए। अब बात आती है कि सर यहाँ पे एक टर्म आया, क्या, अपवर्तनांक। क्या आया, अपवर्तनांक। वो क्या होता है, तो अपवर्तनांक अपन पढ़ेंगे। क्या, अपवर्तनांक, ठीक है। और अपवर्तनांक को अंग्रेजी में बोलते हैं रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या होता है कि किसी माध्यम का वह गुण है। अपवर्तनांक क्या है, किसी माध्यम का वह गुण है जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। जैसे हवा में तो प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸। कांच में कितनी हो जाएगी, है ना, और पानी में कितनी हो जाएगी, वो कौन डिसाइड करेगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक डिसाइड करेगा। अरे यार सर ये तो बहुत तगड़ी बात है, समझो यार, इधर देखो, आओ इधर समझो। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक, वो क्या है, वो किसी माध्यम का गुण है, मतलब उसके अंदर का प्रॉपर्टी है उसकी। वो क्या डिसाइड कर रहा है कि मेरे अंदर से कितनी स्पीड ऑफ लाइट जाएगी ना, कितनी प्रकाश की चाल होगी, वो मैं डिसाइड करूंगा। वो मैं कौन हूं, अपवर्तनांक। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। कांच में वो घट जाएगी, कम हो जाएगी, पानी में भी घट जाएगी, और नहीं घटेगी, पानी से ज्यादा घटती है कांच में, और हीरे में और ज्यादा घट जाएगी। वो कौन डिसाइड कर रहा है, उस माध्यम का अपवर्तनांक डिसाइड कर रहा है। तो अपवर्तनांक क्या डिसाइड करेगा, क्या निर्धारित करेगा, प्रकाश की चाल, ठीक है। तो अपवर्तनांक की सबसे मजेदार परिभाषा यही है कि अपवर्तनांक क्या है, किसी माध्यम का वह गुण जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल निर्धारित करता है, प्रकाश की चाल निर्धारित करता है, ठीक है, करता है। निर्धारित मतलब डिसाइड करता है कि कितनी इसमें से चाल, स्पीड ऑफ लाइट कितनी, ठीक है। समझ गए ना यार, ठीक है, समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो अपवर्तनांक है, वो क्या कर रहा है, एग्जैक्टली क्या कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है, वो निर्धारित कर रहा है प्रकाश की चाल को, है ना, कि हवा में कितनी है, पानी में कितनी है प्रकाश की चाल, कांच में कितनी है, और हीरे में कितनी है, अलग अलग पदार्थों में प्रकाश की चाल कितनी है। ये कौन डिसाइड कर रहा है, उस वस्तु का या उस पदार्थ का अपवर्तनांक डिसाइड करेगा, ठीक है। तो स्नेल के नियम में जो sin i अपॉन sin r है वो किसके बराबर होगा, अपवर्तनांक के। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे कौन कौन से 2 प्रकार हैं। एक है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो अपन आगे क्या पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक के प्रकार क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नोट कर लो, क्या पढ़ेंगे अपन, अपवर्तन के, सॉरी अपवर्तनांक के प्रकार, अपवर्तनांक के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। पहला है कौन सा, निरपेक्ष अपवर्तनांक,
देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि इसमें एक माध्यम फिक्स होता है कि वो क्या है, निर्वात या वायु है। ठीक है, देखो अपवर्तन कब हो रहा है, जब प्रकाश किरण कहां से कहां आ रही है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। ठीक है, दूसरा माध्यम कुछ भी है, एक माध्यम फिक्स है, क्या निर्वात से जाएगी या किससे जाएगी, वायु से। किसमें, निरपेक्ष अपवर्तनांक, मतलब एक माध्यम फिक्स है। तो जो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो की परिभाषा है या जो मान निकालेंगे वो क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम, ये कोई माध्यम है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कांच हो सकता है, ये क्या है, माध्यम है, कोई भी माध्यम है, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक देखो, ये अगर नीचे कुछ भी माध्यम है, ऊपर फिक्स कर दिया कि वो क्या है, या तो निर्वात है या वायु है। निर्वात और वायु में अपवर्तनांक कितना होता है, इनका मान 1, तो वो फिक्स कर दिया, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो किसी से क्या है, वो निरपेक्ष है, वो किसी पे निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि एक माध्यम में प्रकाश फिक्स कर दिया, वो क्या है, निर्वात है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर दिया, निर्वात या वायु। तो n बराबर, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती भैया, 3 गुणा 10 की घात 8 या c से प्रदर्शित करते हैं। और माध्यम में क्या होगी, v, तो मेरे पास फॉर्मूला मिल गया, n बराबर c बट्टे v, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्लियर हो गया। अपन सापेक्ष माध्यम क्या होता है, देखो सापेक्ष माध्यम में जो माध्यम है ना, दोनों के दोनों वो फिक्स नहीं है, मतलब यहाँ पे निरपेक्ष में तो अपन ने एक माध्यम फिक्स कर लिया, पर निरपेक्ष में वो फिक्स नहीं है, वो पहला माध्यम भी कुछ और हो सकता है और दूसरा। ठीक है, ये क्या है, अविलंब है, ये कोण I है और ये R है, तो यहाँ पे N1 है और यहाँ N2 है, मतलब दोनों माध्यम क्या है, अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। ठीक है ना, हमने फिक्स किया है कि ये वायु है, निर्वात है, यहाँ कुछ भी हो सकता है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, इधर पानी है तो इधर कांच है, इधर कांच है तो इधर पानी है, इधर हीरा है तो इधर कांच है, अलग अलग माध्यम है। तो जो अपवर्तनांक होगा उसको कैसे लिखेंगे, अगर मान लो प्रकाश किरण एक से दूसरे में जा रही है, एक से दूसरे में, पहले से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो उस सापेक्ष अपवर्तनांक को क्या लिखेंगे, 1n2। 1n2 मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, क्या, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, और अगर दूसरे से पहले में जा रही होती प्रकाश किरण तो क्या लिखते, 2n1, मतलब दूसरे के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है ना, दूसरे के सापेक्ष पहले का, तो जब भी हमें अगर सापेक्ष अपवर्तनांक लिखना है तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का या दूसरे के सापेक्ष पहले का। ठीक है ना, और इसका अगर वैल्यू निकालें तो 1n2 बराबर क्या निकलेगा, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2। देखो यहाँ पे फिक्स नहीं है, अगर पहला माध्यम हवा फिक्स होता तो यहाँ क्या हो जाता, c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2। ठीक है ना, और 1n2 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं पता है, मैं इधर लिख देता हूँ, 1n2 को लिखूंगा अगर मुझे लिखना है तो n2 अपॉन n1। ये भी तो किसी न किसी के सापेक्ष है, इसको मैं किसी के सापेक्ष मान ले सकूं, मैंने इसको, ये किसी के सापेक्ष नहीं है तो निर्वात के सापेक्ष मान लिया। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1n2 बराबर n2 अपॉन n1, और 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n2। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा देखना, तो मेरे पास 1n2 इंटू 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1 इंटू n1 अपॉन n2, इससे कैंसिल आउट, इससे क्या बचा, 1, तो 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1 आ गया। मतलब यहां से रिलेशन निकालूंगा दोनों में, तो मेरे पास 1n2 बराबर 1 बट्टे 2n1 आ गया। मतलब अगर मुझे 1n2 को 2n1 लिखना है तो 1 बट्टे 2n1 लिखूंगा, 1n2 बराबर 1 बट्टे 2n1। मतलब क्या है, अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक
दिया है और मुझे क्या लिखना है, दूसरे के सापेक्ष पहले का, तो मैं क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। ठीक है ना, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, अपवर्तनांक होगा। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक था। देखो ये जो सापेक्ष अपवर्तनांक है ना, वो क्या है, पहले माध्यम, दोनों में अलग अलग माध्यम, और जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो भी सापेक्ष ही है, बस उसमें क्या अलग किया है कि उसमें जो पहला माध्यम है वो फिक्स कर दिया कि वो क्या निर्वात होगा या वायु होगा। देखो इसको भी कर सकते हैं वैसे, जैसे इसको मान लेते हैं ये N1 है और ये N2 है, मान लेते हैं। ठीक है, और मानेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1N2 पहले के सापेक्ष दूसरे के, ध्यान देना, बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहला माध्यम कौन सा, निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल C होती है, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी, B है। ठीक है, अब इसको क्या लिखूंगा, 1N2 को मैं N2/N1 लिखूंगा, बराबर कितना है, C/V। अब बेटा यार N1 का मान फिक्स है, कितना है, 1, तो निर्वात में तो N1 का मान कितना होता है, तो मेरे पास क्या आ गया, N बराबर C/V। तो ये भी सापेक्ष ही है, पर इसमें एक माध्यम फिक्स कर दिया है, इसलिए क्या आ गया, N बराबर C/V। ठीक है ना, तो माध्यम में वो अपवर्तनांक मेरे पास कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष में एक माध्यम फिक्स कर देते हैं, है ना, और सापेक्ष में दोनों माध्यम अलग अलग होते हैं, है दोनों एक जैसे ही। ठीक है, कहेंगे कि हमने क्या किया, समझो बात को, मेरे पास ये प्रकाश किरण आई और ऐसे चलेगी, कहां से, ये ऊपर लिया मैंने पानी और इधर क्या है, कांच। ठीक है, और देखो पानी का अपवर्तनांक होता है N बराबर 4/3, ये काय का है, NW मान लेता हूँ, और कांच का होता है NG, ये फिक्स है 3/2, तो कांच का ज्यादा है और पानी का कम है, तो प्रकाश किरण सघन से, विरल से सघन में आ रही है तो विलंब की ओर झुकेगी, तो ये आ रहे आई है और ये आ रहे। अब बात आती है कि इसको लिखूं कैसे, प्रकाश किरण कहां से आ रही है, पहले से दूसरे में, मतलब पानी से कांच में, तो पानी से मतलब जहां से आ रही है W, जहां पर जा रही है G, कांच के सापेक्ष गिलास का, सॉरी पानी के सापेक्ष गिलास का अपवर्तन, एक के सापेक्ष दूसरे का, पहले माध्यम से प्रकाश किरण आ रही थी और दूसरे में जा रही थी, तो जिससे आ रही है वो पहले, जिसमें जा रही है वो बाद में, ध्यान रखना, जिससे आ रही है पहले, जिसमें जा रही है बाद में। किससे आ रही है, पानी से पहले, किसमें जा रही है, वाटर में, वो गिलास में बाद में। इसको मैं तोड़ के लिखूं तो क्या लिखूं, NG मतलब 2 ऊपर अपॉन NW। ठीक है, और इसको भी सापेक्ष, जब कोई माध्यम नहीं है तो मैं किसके सापेक्ष ले लूं, वायु और निर्वात के, तो पानी के हवा के सापेक्ष गिलास का कितना है, 3/2, ये ANG है, और हवा के सापेक्ष पानी का कितना है, 4/3। तो कुछ राशियों का अपवर्तनांक फिक्स होता है, और किस किस का, देखो कांच का अपवर्तनांक कितना है, NG बराबर 3/2। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक कितना है, NW बराबर 4/3। वायु का अपवर्तनांक कितना है, Na बराबर कितना, 1। निर्वात का अपवर्तनांक कितना है, N वैक्यूम A बराबर कितना, 1। डायमंड का, किसका, हीरे का, हीरे का कितना है अपवर्तनांक, ND बराबर 2.41। तो ये चीजों, कुछ जो पदार्थ हैं जो हमारे इसमें यूज होते हैं, उनके अपवर्तनांक फिक्स हैं, क्योंकि अपवर्तनांक किसी माध्यम का गुण है और वो फिक्स है कि किसका कितना होता है। अपवर्तनांक के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी वस्तु ज्यादा सघन है और कौन सी ज्यादा विरल है। ठीक है, तो ऐसे पता कर लेंगे हम, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जिससे जा रही है वो पहले, जिसमें जा रही है वो बाद। अगर 1 से 2 में जा रही है 1N2, अगर 2 से 1 में जा रही है 2N1। ठीक है ना, एकदम क्लियर है, बाकी का आगे पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो।